इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देख चुके हैं, कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं और एक यूज देख चुके हैं कि दो सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कौन ईएमएफ किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम है, कौन स्ट्रॉन्गर है सेल और कौन वीकर सेल है, इसको देख चुके हैं। आज हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और इसका सेकेंड यूज देखते हैं और देखते हैं कि यूजिंग पोटेंशियोमीटर को यूज करके कैसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के बारे में यहाँ कुछ बात ज्यादा जरूरी है, उसको देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है इस सर्किट में और एक स्विच लगा के रखे हुए हम लोग। जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं तो हम जानते हैं कि सेल जो है करंट भेजेगा, इस रेजिस्टर से होते हुए करंट फिर इसमें आएगा। और रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो भी करंट को जो ऑब्स्टेकल मिला चलने में, उसके बारे में बात करेंगे, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। थोड़ा अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो सेल का मटेरियल भी इस करंट को चलने में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा इस करंट के रास्ते में, इस करंट के चलने में। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है सेल का खुद का मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को बुलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको अलग दिखाने के लिए एक रेजिस्टेंस सेल के नजदीक इस तरह से दिखाया जाता है और इसका सिंबल स्मॉल आर दिया जाता है। कैपिटल आर से इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल से और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं लोग। और सेल, अगर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हम कर रहे हैं तो सेल का मतलब इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बॉक्स के अंदर या इस सर्कल के अंदर जो पार्ट है, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच हम कहेंगे सेल है। क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए सेल अब यहाँ से यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, इसको इसके अंदर इंक्लूड समझना है। फिर हम अगर बात करें तो जो करंट अब जो यहाँ पे आ रहा है, अगर स्विच ओपन रखेंगे यानी करंट जब जीरो होगा उस समय सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। इसको बाद में सेल के क्लास में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम स्विच क्लोज कर दें तो करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना, और जैसे ही करंट जीरो नहीं होगा जब स्विच क्लोज करने के बाद, यहाँ स्विच ओपन स्विच, इस कंडीशन में बात कर रहे हैं। दूसरा है जब स्विच क्लोज कर दिए, स्विच क्लोज करने के कंडीशन में करंट चलेगा यानी करंट जीरो नहीं होगा, और उस समय हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा ओम्स लॉ से अगर देखा जाए या किरचॉफ लॉ से देखेंगे तो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों लेंगे, यानी R प्लस R। और ठीक है, करंट इतना होगा। और इस कंडीशन में जब करंट चल रहा होगा इस सर्किट में, जब सेल करंट भेज रहा है, उस समय हम कहेंगे कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब ईएमएफ के बराबर नहीं होके ईएमएफ से कम होगा। और कितना होगा तो E माइनस आई आर, इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। स्विच ओपन के केस में सेल के बीच का टर्मिनल वोल्टेज, सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन जब स्विच क्लोज कर देंगे, जब करंट इससे निकलेगा, तो हम कहेंगे कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब ईएमएफ से कम होगा। और कितना कम होगा तो माइनस आई इंटू आर, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो कैसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करेंगे, मतलब सर्किट कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। फिगर यहाँ जो बना हुआ है पोटेंशियोमीटर के लिए बना हुआ है। पोटेंशियोमीटर में याद होना चाहिए कि एक वायर था, लॉन्ग वायर AB,
और एक स्ट्रॉन्ग सेल था, स्ट्रॉन्ग बैटरी था, ड्राइविंग सर्किट में स्विच था, और एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जिसका वेरिएबल होता है, उसको जोड़ के रखे थे। अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है उसको कैसे जोड़ेंगे उसको देखते हैं। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है उसको उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पर बात करना है हम लोग को, इसलिए सेल का ईएमएफ के साथ साथ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे हम लोग दिखलाएंगे, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और एक और चीज यहाँ जोड़ना है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे हम लोग, जो जिसका वैल्यू हम लोग जान रहे होंगे, मतलब नॉन रेजिस्टेंस। एक नॉन रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ना है, लेकिन एक स्विच की मदद से। इस रास्ते में एक स्विच लगा रहेगा, इस स्विच से हम जब चाहेंगे तो सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, जब स्विच ओपन कर देंगे तो सर्किट से हट जाएगा। और फिर जॉकी वायर से हम लोग जोड़ेंगे जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और नल पॉइंट जैसे पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग, उसी तरह से इसमें भी काम करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस स्विच को के पहले से है के डैश, स्विच के डैश को एक बार हम लोग ओपन करके काम करेंगे। जब स्विच ओपन रहेगा उस समय नल पॉइंट हम लोग देखेंगे कहां पर है, प्रैक्टिकल करेंगे एक्सपेरिमेंट के समय। और एक बार स्विच क्लोज करके हम लोग नल पॉइंट देखेंगे। तो जब मान लेते हैं कि स्विच ओपन होगा तो हम नल पॉइंट कहेंगे कि L1 पर है, और जब स्विच क्लोज होगा तो मान लेंगे उस कंडीशन में नल पॉइंट A से L2 डिस्टेंस पर होगा। तो हम लोग दोनों केस एक एक करके देखते हैं। जब स्विच के डैश ओपन होगा उस समय मान लेते हैं कि नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट एट L1, एट L1 कहने का मतलब A से L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिल रहा है उस समय जब स्विच ओपन है, खुला हुआ है। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे कि जब स्विच ओपन रहेगा, जब सेल का सर्किट पूरा नहीं है, यानी सेल जब करंट नहीं भेज रहा हो, उस समय इसका जो टर्मिनल जो वोल्टेज होगा ईएमएफ के बराबर होगा। और अगर यहाँ पर नल पॉइंट है यानी इधर से करंट जीरो होगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, फिर यहाँ डायोड जुड़ा हुआ है तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। तो कहने का मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ए और नल पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब चूंकि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, ईएमएफ है, चूंकि करंट इससे नहीं निकल रहा है, और इस ए से नल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से हम लोग जान रहे हैं। अगर इसका लेंथ L1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस के L1 होगा। हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल में V प्रोपोर्शनल टू L, यानी V इक्वल टू K इनटू L। अगर लेंथ L है तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस के L होगा। तो पहला इक्वेशन हो गया जब स्विच ओपन है। अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, स्विच के डैश को जब हम क्लोज करेंगे तो मान लेते हैं इस समय नल पॉइंट L1 से कुछ अलग होगा, मान लेते हैं एट L2, यानी A से L2 डिस्टेंस नल पॉइंट का पोजीशन चेंज हो गया। इस समय सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, स्विच अब क्लोज हो गया, अब यहां से सेल का सर्किट कंप्लीट हो गया तो सेल से कुछ करंट निकलेगा, मान लेते हैं I, और सेल का ईएमएफ अब मान लेते हैं V बराबर हो जाएगा के L2, इक्वेशन 2, L2 नया पोजीशन हो गया सेल क्लोज, जब स्विच क्लोज है तब। फिर हम बात करें अगर स्विच क्लोज हो गया और इससे करंट निकलने लगा तो जो ईएमएफ होगा E माइनस आई आर होगा, या हम कर सकते हैं इस वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस आई आर, और E माइनस आई आर को अगर हम देखें तो
ई माइनस आई आर, आई की जगह हम लोग आई करंट का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और सॉल्व करके हो जाएगा ई आर प्लस आर माइनस आर स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अगर इसको यहाँ पुट कर दें तो इक्वेशन हम लोग के पास हो जाएगा ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन हो गया, ओपन के कंडीशन में, एक क्लोज के कंडीशन में। अब अगर दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो E डिवाइडेड बाय ई आर बाय आर प्लस आर हो जाएगा, और आरएचएस में के एल बाय के एल टू हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, ईएमएफ ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर। इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा L2 बाय L1 माइनस 1 इनटू आर। यह ध्यान रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अब हम लोग इस फॉर्मूला से कैसे जान सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग L1 और L2 नल पॉइंट जान लेंगे। एक L1 तब है जब स्विच ओपन है, L2 तब का है जब स्विच क्लोज है, या रेजिस्टेंस जब जुड़ गया उस समय का नल पॉइंट L2 है, और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यहाँ जोड़े हैं, नॉन रेजिस्टेंस था जिसका वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, इस फॉर्मूले पे 3.23, और इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग ईएमएफ का कंपैरिजन देखे थे उसके लिए फॉर्मूला आया था फर्स्ट यूज से E1 बाय E2 डिवाइडेड इक्वल टू L1 बाय L2। इस पर न्यूमेरिकल है 3.12। दोनों न्यूमेरिकल बना लेना है, बहुत आसान है। यहाँ पर L1 L2 था, L1 तब था जब E1 जुड़ा हुआ था, L2 तब था जब E2 जुड़ा हुआ था। ध्यान नहीं रखना है L1 L2 क्या है। यहाँ L1 तब का नल पॉइंट था जब E1 जुड़ा हुआ था, L2 तब का था जब E2 जुड़ा रहेगा। यहाँ पर L1 तब है जब स्विच या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, और L2 तब है जब स्विच क्लोज है, यानी जब रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया तब का इंटरनल नल पॉइंट का पोजीशन L2 है। इस फॉर्मूला से हम लोग 3.23 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस दोनों में तो बना लेना है, पोटेंशियोमीटर यूज खत्म हो गया। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर के वीडियो को लास्ट करने में लास्ट इसको देखते हैं। इसमें दो बात पे ध्यान देते हैं कि हम लोग पोटेंशियोमीटर के बनावट में, इसके कंस्ट्रक्शन में बात किए थे कि ड्राइविंग सर्किट में जो सेल था स्ट्रॉन्गर सेल था। इस स्ट्रॉन्गर सेल कहने का क्या मतलब है उसको देखेंगे, और दूसरा एक बात देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर कहा जाता है, इस बात पे भी ध्यान देंगे। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते रहेंगे एनसीईआरटी का 3.23, तो हम ध्यान देंगे कि जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को जानना है उसका ईएमएफ ड्राइविंग सर्किट में जो सेल लगा होगा उसके ईएमएफ से कम होगा। ड्राइविंग सर्किट के सेल का ईएमएफ ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको स्ट्रॉन्गर सेल है, इसका ईएमएफ ज्यादा है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर में लगे सेल को, पोटेंशियोमीटर के ड्राइविंग सर्किट में जो पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करता है, चलाता है, उसके सेल को स्ट्रॉन्गर सेल कहा जाता है। एक बात। दूसरा कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर कहा जाता है, इसको देखते हैं। अगर यहाँ पर बात की कि स्ट्रॉन्गर सेल है तो इस सेल से जो भी करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में जाएगा। चूंकि स्ट्रॉन्गर सेल है तो इसका करंट इधर नेग्लिजिबल करंट होगा, जीरो करंट मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सर्किट जिसको हम जोड़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर से, उससे पोटेंशियोमीटर कभी भी करंट नहीं देता। इस बात का फायदा क्या होगा कि जब हम पोटेंशियोमीटर को मान लेते हैं किसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना है और इसके पैरेलल में हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है, तो जो भी इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसका कुछ पार्ट इधर जाएगा। अगर जाएगा तो इसका वैल्यू जो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा है पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, तो अगर इसको जब तक नहीं जोड़े तब तक I इंटू आर है। जैसे हम इसको जोड़ देंगे और इस करंट का I का कुछ भी पार्ट अगर इस तरफ चला गया तो यहाँ करंट का कुछ वैल्यू गिर जाएगा, कम हो जाएगा।
जब करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा, और इस डिवाइस से, इस टूल से जो वैल्यू मिलेगा एक्यूरेट वैल्यू से कुछ कम मिलेगा। तो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ डिवाइस हम बना सकें, जैसा अभी पोटेंशियोमीटर है, जो सर्किट, जिस सर्किट के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं जीरो करंट ले, तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट जाएगा, और अगर करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर गिवन सर्किट से, जो कि करंट नहीं लेता है, इसलिए वोल्टेज का वैल्यू वोल्ट मीटर की तुलना में ज़्यादा अच्छा देता है, इसीलिए वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर कहा जाता है। याद रखना है, पोटेंशियोमीटर में लगा सेल स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि गिवन सेल के, गिवन सर्किट के, जो सर्किट को उसमें जोड़ते हैं उसके सेल से इसका योग ज़्यादा होगा। दूसरा, चूंकि स्ट्रॉन्गर सेल है, इसलिए कभी भी सर्किट से करंट इधर नहीं आएगा, करंट जीरो लेगा। पोटेंशियोमीटर गिवन सर्किट से करंट कभी भी ड्रॉ नहीं करेगा, कभी भी नहीं लेगा। इसके कारण वोल्ट मीटर की तुलना में, वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में वोल्टेज का मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा देता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इस तरह से पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया।